नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, और हम कवर करेंगे इसको एक ही डिटेल्ड वन शॉट में। तो डेफिनेटली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी ऑन एंड अराउंड हमारे पास मानकर चलिए कि लगभग 2 घंटे के आसपास होगा। लेकिन इन आने वाले 2 घंटे में हम ये अश्योर करेंगे कि हम लाइन्स एंड एंगल्स के उन सारे पार्ट्स को कवर करें जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में किसी भी तरीके की कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेगमेंट को। तो क्या है लाइन्स एंड एंगल्स और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहला ही टॉपिक हमारे सामने है व्हाट इज अ लाइन। तो बच्चों अक्सर करके बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन बनी रहती है कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, और अक्सर करके बच्चे इसमें उलझे रहते हैं। कई बार तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें भी हैं। तो चलिए एक बार हम कोशिश कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने की। लाइन क्या होती है बच्चों? तो अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि अगर सपोज मान लीजिए कि 2 पॉइंट को आप अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें इनफाइनाइट लेंथ तक, है ना, तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास एक लाइन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि इट हैज नो एंड इन बोथ डायरेक्शंस, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इट हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है। एंड इट इज वन डायमेंशनल, है ना, ये वन डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे तो 2 एंडलेस पॉइंट्स, है ना, अगर इस तरीके से चले जा रहे हैं तो ये क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों लाइन क्या होती है, तो आप आसानी से उसके बारे में बता पाएंगे और बहुत अच्छे से आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे तब जब आप रे और लाइन सेगमेंट के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए अगला पार्ट जो है हमारा उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, है ना। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैव 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पर उसी लाइन के अब 2 एंड पॉइंट्स भी हैं, तो बच्चों हम लोग उसको बोलने लगते हैं कि वो एक लाइन का सेगमेंट है ना, यदि अगर उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हैं। In contrast to the infinitely extending line, a line segment has a fixed length। और लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ भी होती है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर वो उसका कोई सेगमेंट है तो निश्चित रूप से कुछ एक फाइनाइट पॉइंट्स ही उसमें से लिया गया होगा, तो उसके एंड पॉइंट्स भी हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मेंशन किया गया है, ये x और ये y। ठीक है, एंड कैन बी मेजर्ड इजीली। और स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर वो फिक्स्ड लेंथ है तो हम उसको कुछ मेजरमेंट से चेक भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि उसकी लेंथ जो है वो a यूनिट है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट विथ A and B as end points is represented as, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, लाइन को हमेशा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके एंड पॉइंट्स भी वहां पर होते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि रे क्या होती है ना। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज रे, है ना। तो रे क्या होती है बच्चों? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट लेंथ तक जाती है, यानी कि रे का एक एंड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर ये बोला गया है, आप लोगों ने अगर कभी टॉर्च देखी हो तो टॉर्च की लाइट किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है इसका अंदाजा लगा पाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि इसका एक फिक्स्ड पॉइंट तो है बच्चों, है ना, और कहाँ तक जा रही है? तो इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही है। अगला इसका एंड पॉइंट कोई हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसी लाइन के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो अभी आपके पास क्लियर है, मैं एक बार शॉर्ट में समराइज करूं तो ये है बच्चों लाइन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है लाइन सेगमेंट, है ना। ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ए और बी। ये है लाइन, ये है हमारे पास ए और बी जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लाइन सेगमेंट। ठीक है, और जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और इनफाइनाइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बोल दो। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि
कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये आपको यहीं पर सीख लेना है क्योंकि ये आपके 10th क्लास में भी बहुत प्राण पीने वाला है ना। मतलब इसका जिक्र बार बार होगा तो डेफिनेटली हम एक बार में ही इसको सीख लेंगे। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा हों और एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हो, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल लेकर बात समझते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक लाइन है और इस पर 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, है ना। ये ए, ये बी और ये सी, और ये अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा बच्चों दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं बोल दूं कि ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं ए बी सी, तो अब क्या ये कोलिनियर हैं? नहीं है। इनको अगर हम जोड़ें तो ऐसा कुछ बनने वाला है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उम्मीद करूं ये बात अच्छे से क्लियर है आप सभी को कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो एक बार समराइज करूं क्या कि ये जो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं अगला सेगमेंट क्या है हमारा, व्हाट इज एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, तो जब कभी भी हमारे पास दो रे हों, है ना, दो रे हों, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और उनके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, जो भी झुकाव होता है उन दो रो के बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और एंगल को हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में थीटा से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस बात को लिखना भी चाहें तो इस पॉइंट को लिख लीजिए P, Q और R। तो एंगल में दो रे का हमेशा एक कॉमन पॉइंट होगा, है ना, दो रे का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, है ना। और ये हैं दोनों इसकी आर्म, ये हैं दोनों इसकी आर्म, है ना। और इस थीटा को आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन, और यही इंक्लिनेशन कहलाता है बच्चों एंगल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब कुछ बेसिक टाइप्स हमें पढ़ने हैं कि एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं बच्चों। हालांकि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी जानकारी के लिए और बताता हूँ। ठीक है, एक बार आपकी जानकारी के लिए और बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओ हमें तो सिर्फ एंगल पढ़ना है, मैं ट्राइंगल पर क्यों पहुंच रहा हूं। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, है ना। तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखता भी जाता हूँ एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल हमें पढ़ना है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है?
तो एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, ठीक है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, ठीक है। इसके लिए भी मैं लिख देता हूं एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चे अक्सर करके इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आज के बाद नहीं होइएगा। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि एंगल बड़ा और छोटा कैसे होता है, तो ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर ये भी देख ले आप लोग जरा ध्यान से कि जैसे जैसे ये दो आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती जाती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये एंगल क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज घूमते जाती है, एंगल क्या होते जाता है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर भी देखो ध्यान से, तो ये पहले यहाँ घूमा है ना, फिर घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, फिर और ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। देन उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो अब ये घूमते घूमते अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी हो जाए, है ना, और ये वाला जो एंगल है इसे हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, है ना, और इसी को जाना जाता है स्ट्रेट एंगल के नाम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक, सही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग देखेंगे इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से भी बड़े हो लेकिन 360 डिग्री से छोटे हो। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल्स, तो बच्चों ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल जो हमारे पास 180 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। देन उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल जब सपोज मान लीजिए कि ये वाली आर्म है और इसके बाद ये वाली एक आर्म है, ये घूमते 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 वापस यहाँ पर आ गई, है ना, वापस यहाँ पर आ गई, ठीक है, वापस यहाँ पर आ गई, ठीक। तो कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, जैसे जैसे इसने घूमते घूमते पूरा एक चक्कर लगा लिया ऐसा, है ना, और कंप्लीट एक सर्कल बना लिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये बनाती है 360 डिग्री का एंगल, और इस 360 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। क्लियर है, जल्दी से बोल दो, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हमें देखने बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस में इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और यही नहीं, सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं, जैसे ही आप लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इन सारे के सारे टॉपिक्स का जिक्र बहुत ज्यादा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है ना। आप अगर कहें तो मैं यहाँ पर लिखता भी जाता हूं, ऐसे दो एंगल्स A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं बच्चों जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, जल्दी से बोल दो, ठीक। तो ये तो है हमारे पास
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये है सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल की, है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वापस से हम लोग देखते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई एंगल है ना, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ये जो एंगल है ओ ए बी, यानी कि ए ओ बी जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब मैंने यहां से कोई एक लाइन खींच ली जो इस एंगल को 30 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। देन वी कैन से कि OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB, है ना। सो एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन विच बाइसेक्ट द एंटायर एंगल। क्लियर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सही है। चलिए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो बच्चों ऐसे दो एंगल्स, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये इनमें थोड़ी सी समानता है। ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक आर्म कॉमन हो, है ना। अगर सपोज मान लीजिए मैं इनको कुछ नाम दे दूं A, B और C, तो आप देखेंगे कि एंगल AOB और BOC में एक आर्म OB दोनों में कॉमन है और इन सभी का वर्टेक्स एक ही है O, है ना। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यहाँ पर एक आर्म दोनों में कॉमन होनी चाहिए। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल्स, इनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हों। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये एंगल्स हैं, है ना, ये एंगल्स हैं और इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल A, O, B और C। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही बना देता हूं मैं। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके ये बनने वाले अपोजिट एंगल्स ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैं ये कह दूं कि थोड़ी देर के लिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है, जल्दी से बोल दो कि सारी बातें क्लियर हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट पर। और क्या है वहां पर, व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और कोशिश करना कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएं, है ना, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो क्या होता है, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट की जाए, है ना, दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट की जाए, ठीक है, ये रही एक ट्रांसवर्सल। सपोज मान लीजिए कि
ये जो लाइन है ये L, ये M, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं N, है ना। ये यहाँ पर L और M पैरेलल है और N एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों को कट कर रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल बनेंगे बच्चों? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। अब इन सारे एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और कौन कौन से एंगल्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? यहां पर एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 5 के। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 5। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल 8। सिमिलरली एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 6, और एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल 7। एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये क्लियर है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, है ना। हमें पढ़ना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के और एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि जब दो एंगल्स बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 3 बराबर है किसके? एंगल 5 के, एंड एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 6 के। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देन इसके बाद हमें पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी आप लोग देख ही लें, हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब कभी भी कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल, कुछ अच्छा सा कलर मुझे मिल जाए यहाँ पर, चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, एंड एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के। एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के। क्लियर है? क्लियर है। एक लास्ट और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे अक्सर करके इसके बारे में परेशान रहते हैं, ये है हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव
इंटीरियर एंगल्स, और अक्सर करके इसको किताबों में को इंटीरियर एंगल्स भी लिखा होता है बच्चों, को इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं, वो भी अंदर की तरफ, है ना। तो एंगल 4 और एंगल 5, अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है तो उसको भी जरा ध्यान से समझ लेना। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो जैसे मैंने कहा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, है ना, ये है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और ये बराबर नहीं होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है कि वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है? तो इतने एंगल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करूं ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट पर और देखते हैं क्या है अगला पार्ट। अब हमारे पास है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब हम करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बढ़िया सा कलर, और अब हम बढ़ने वाले हैं लंबे सफर पर। इन फिगर्स लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो मुझे दिख रहा है कि AOC ये है, BOE ये है, इन दोनों का सम 70 डिग्री है, और इसको भी मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया ये X है, ठीक है। और BOD ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल 40 डिग्री का दे रखा है हमें, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ध्यान से अच्छे से, ठीक है। हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू कितना है? 70 डिग्री, है ना। लेकिन आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दूं, इन दो एंगल्स को नाम दे दूं 1 और 2, तो आप ज्यादा अच्छे से बात समझ पाएंगे। बट हमें ये दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल X प्लस एंगल 2 बराबर कितना है? 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये क्या है? एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप लिख सकते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर तो 70 है, तो x प्लस 70 बराबर कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर 180 माइनस 70, तो ये बचेगा 110 डिग्री। तो एंगल COE है ना, x जो है वो क्या है बच्चों? एंगल COE बराबर कितना आ गया हमारे पास? 110 डिग्री, है ना। ये मेरी शेप्स क्यों नहीं बन रहे हैं आज? चलिए मत परेशान होते हैं, समय बेकार करेगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक। लेकिन अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये दोनों एंगल AOC और एंगल BOD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के, और ये दोनों ही कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब लेकिन आगे से मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, VOA में ही काम चला दिया करूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब साफ है कि एंगल AOC कितना होगा? एंगल AOC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री,
क्योंकि BOD बराबर कितना है 40 डिग्री। तो अब हमें एक पार्ट तो मिल गया, एंगल BOE, एंगल BOE नहीं मिला यार, अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो एंगल AOC तो मालूम चल गया है ना, बट मुझे ये भी तो मालूम है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 70 डिग्री है, ये तो दे रखा है, जिसमें से मैंने एंगल 1 पता कर लिया है। ये क्या है बच्चों, एंगल 1 ही तो है। देखो जरा ध्यान से, तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया मेरे पास, एंगल 1 बराबर आशिकी में तेरी, एंगल 1 जो है वो 40 डिग्री का है मेरे पास, तो ये आ गया 40 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर 70 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल 2 बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। तो एंगल 2 जो है बच्चों वो क्या है, एंगल BOE बराबर कितना है 40 डिग्री, यही तो मुझे निकालना था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो अब हम रिफ्लेक्स एंगल निकालना सीखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना हो, आप उस एंगल को उठाकर 360 में से माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो 360 माइनस 110 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE जो है वो कितना है 250 डिग्री। देख लें आराम से, जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है, जल्दी से बोल दो। चलिए देखिए जरा, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन है मेरे पास, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है। एंगल AB जो है वो रेशो में है 2:3, फाइंड एंगल C। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यही कर लेते हैं कि एंगल XCM है ना, एंगल A और B जो है वो हमें रेशो में दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, A बराबर 2x और B बराबर 3x मान लेते हैं। लेकिन हमें फिगर में तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू फिगर A प्लस B बराबर कितना है बच्चों 90 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 3x बराबर कितना है 90 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x बराबर 90 ओवर 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 बन जाए 5, ये इधर जाएगा 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 डिग्री। तो अब मैं यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लूँ, 2 × 18 यानी कि ये हो जाएगा 36 डिग्री, और ये 3 × 18 यानी कि 18 3 ज़ा 54 डिग्री। तो अब मुझे A और B की वैल्यू मिल गई है, निकालना क्या है एंगल C। तो ध्यान से देख लो ना, क्या एंगल C जो है वो इसके बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, है कि नहीं। चलिए उससे भी आसान है, आप ये वाला एंगल पूरा ले लें, है ना। तो मुझे फिगर के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि B प्लस C बराबर कितना है 180 डिग्री, है ना। B प्लस C बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है एक लीनियर पेयर एंगल्स है, है ना। ये क्या है एक लीनियर पेयर एंगल्स है, ये एक लीनियर पेयर एंगल्स है। एंगल B की वैल्यू मुझे मालूम है, ये कितनी है 54 प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो C बराबर बच्चों 180 माइनस 54 कितना बचेगा, तो C बराबर 126 डिग्री। क्या बोलती पब्लिक,
सही है, चेक कर लो। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर पी क्यू आर एंड पी आर क्यू देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी। चलिए तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें दिया गया है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, है ना। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो पी क्यू एस ये वाला एंगल है 3 और पी आर टी ये वाला एंगल है 4। ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। चेक कर लो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या कि मुझे प्रूफ करना है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसका मतलब ये है मुझे एंगल 3 बराबर प्रूफ करना है एंगल 4 के। तो चलिए मैं ये देख पा रहा हूं साफ साफ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना है 180 डिग्री। आप चाहो तो इसे नाम दे दो 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, है ना, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में मैं अब ये कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि यार हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। बट एंगल 1 और 2 तो आपस में बराबर है, बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आपस में बराबर है। तो अगर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है तो मैं इनको कैंसिल भी तो कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल 3 जो है वो क्या है एंगल पी क्यू एस बराबर है किसके, एंगल 4 यानी कि एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के। यही बात तो मुझे प्रूव करनी थी। चेक कर लो, आ रहा है मजा। धीरे धीरे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कर डाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज अ लाइन। तो ये तो एक मजाक सा क्वेश्चन है, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है। क्या मैं एक बढ़िया सा पेन ले लूँ, क्या मैं एक बढ़िया सा पेन ले लूँ, ये तो मेरा अधिकार है। x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के और ये बात मुझे दी गई है। ठीक है, बट है ना, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर क्या बना रहे हैं 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं एक कंप्लीट एंगल। चेक कर लो ना, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या बनाएंगे ये एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बनाएंगे ये एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो x प्लस वाई ये सब मिलाकर क्या बना रहे कंप्लीट एंगल। तो मैं क्या करूं अब, मुझे तो
AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो ये सपोज कुछ AOB रही होगी और इनके कुछ नाम रहे होंगे, कुछ भी नाम दे दो इसको, P और Q, ऐसा कुछ ये रहा होगा। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए क्या मैं ऐसा कर लूं कि x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पर भी मैं क्या कर लूं x प्लस वाई, क्योंकि ये तो इसके बराबर था। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर बच्चों 360 ओवर 2 यानी कि 180 डिग्री। चेक कर लो। और हमने ये सीखा है कि 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, यानी कि ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री है तो AOB एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्या दिया गया है इसमें हमें, इन फिगर POQ। बच्चों ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। रे OR is perpendicular to the line PQ and OS is another ray lying between ray OP and OR, है ना। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल POR बराबर है एंगल QOR के। अब जरा ध्यान से देखो कि POR दो एंगल से मिलकर बन रहा है, POS और ROS, है ना। POS और ROS, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एंगल POS प्लस एंगल ROS। और QOR की, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें QOR की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैंने क्या करा, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दिया, तो मेरे पास QOR बचेगा। तो इस बात को मैं कुछ ऐसा लिख ले रहा हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो काम बन जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर ROS को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाला ROS, ये वाला ROS यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। और ये वाले ROS को भी उठाकर इधर ले आए, तो यहाँ बचा एंगल QOS और ये POS इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ठीक है। तो ROS प्लस ROS मिलकर हो जाएगा बच्चों एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। चेक कर लो। तो एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी, यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी। चेक करो ना। ठीक है, यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से प्रूफ हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू, तो भैया ये वाला एंगल जो है ना, ये x रहा होगा, XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इस XY को उन्होंने प्रोड्यूस किया P तक, है ना। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, एक YQ बनाई जो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट ZYP। इसका मतलब तो साफ है कि अगर YQ बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर रहे होंगे।
है ना। जब वाई क्यू बाइसेक्टर है एंगल जेड वाई पी का, तो वो दो एंगल्स को इक्वल में डिवाइड करेगा। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो मैं एक बात लिख लूं क्या जो मुझे दिख रही है, एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो कितना है, एक्स प्लस 64। ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ लिया, ठीक है। फिर क्या निकालना है हमें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। चलिए तो पहले इसी पर काम करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 64 बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना। ये क्या है, लीनियर पेयर तो नहीं कहें अपन इसको, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 64, तो 2x बराबर बच्चों बचेगा 116। तो x बराबर 116 ओवर 2, यानी कि ये हो जाएगा 58 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं बच्चों, ये कितने आ गए, ये दोनों एंगल्स आ गए 58 डिग्री के, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो मैं यहाँ निकाल दूँ क्या, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई, यार ये सब कैपिटल में लिखे हैं तो मैं भी ऐसे लिखूँ क्या, एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो कितना है, x प्लस 64, एक्स प्लस 64। तो ये हो जाएगा x जो है वो कितना है बच्चों, 58 प्लस 64, तो 8 और 4 12, कैरी 1 6 और 6 12, 122 डिग्री का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो मैं बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए इतना तो समझ गया कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी जो है वो कितना होगा, कितना होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी एंगल कितना है, एंगल क्यू वाई पी ऑल्सो 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 58, यानी कि 302 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लो जल्दी से, क्या इतनी बात क्लियर है अच्छे से। ठीक, तो बढ़ते हैं फिर हम हमारे अगले सेगमेंट पर। और क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है कुछ, यहाँ पर 3 लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं, हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB is parallel to CD is parallel to EF, ठीक है, ये पैरेलल कंडीशन दे रखी है। और एंगल Y और Z के बारे में दे रखा है। Y जो है ये है बच्चों 3x, और Z जो है ये कितना है 7x, ठीक है। बट मुझे फिगर में एक चीज और दिख रही है कि x और z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट x एंड z आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, ठीक है। एंड whenever two lines are parallel, alternate interior angles are equal, तो x जो है इस बिहाफ से z के बराबर है, तो x भी कितना हो गया 7x हो गया, इसका मतलब x भी जो है वो कितना है 7x है। अब मुझे एक चीज और दिख रही है कि x और y को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। ये कौन से एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। ये कौन से एंगल्स हैं,
को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब मुझे x भी मालूम है, y भी मालूम है, तो x बराबर है बच्चों 7x, y बराबर है 3x बराबर 180 डिग्री। तो 10x बराबर 180 डिग्री, सो x बराबर 18 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री है ना, x बराबर 18 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना था, x ही तो करना था यार। क्लियर है? जल्दी से कह दो। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लिया। GED, 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 ये पूरा एंगल जो है ये कितना है, 126 डिग्री का। तो भैया एक बात तो मुझे बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही मालूम चल गई कि ये 90 डिग्री है, ये 126 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये 36 डिग्री का होगा। फाइंड एंगल AGE, और भैया AGE इसका GED का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो AGE जो है बच्चों 126 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल GEF, एंगल GEF वो तो हमने पहले ही निकाल दिया है, 36 डिग्री का है, ठीक है। और क्या रह गया, एंगल FGE, एंगल FGE ये 126 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री के हैं, तो ये वाला एंगल जो है वो होगा 54 डिग्री का। तो मैंने बिना सॉल्व करे ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन ऐसे में हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए लिखते हैं पूरी बात यहाँ पर लिखते हैं। तो एंगल GED हमें दे रखा है, गिवन दैट, प्यार से सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। गिवन दैट एंगल GED बराबर कितना है, 126 डिग्री। और GED जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से एंगल्स हैं वो, एंगल GEF प्लस एंगल FED प्लस एंगल FED बराबर कितना है, 126 डिग्री, जिसमें से FED जो है वो 90 डिग्री का है, GEF प्लस ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, बराबर 126 डिग्री। या अल्लाह, अजान चालू हो गई है, रहमत करना। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी रखना, ठीक है। तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास एंगल GEF जो है ये 36 डिग्री। तो एक चीज़ तो मुझे ये निकालनी थी, ठीक है, तो मैंने निकाल दी, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से एंगल AGE बराबर है किसके, एंगल GED के, एंगल GED के, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझदार हो गए, ठीक है। तो इस बिहाफ से एंगल AGE जो है वो 126 डिग्री का है, तो GED तो ये तो हमें निकालना ही नहीं था, GED दे रखा है, अच्छा निकालना भैया। तो एंगल AGE जो है ये कितना हो गया, 126 डिग्री का। तो ये भैया मैंने दूसरा चीज भी निकाल दिया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्या निकालना है, एंगल GEF GEF मैंने पहले ही निकाल दिया। एंगल FGE चलिए, तो मुझे फिगर में दिख रहा है कि एंगल AGE
प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बच्चों, 180 डिग्री के हैं, और इनको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल्स हैं ये, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ए जी ई जो है ये है 126 डिग्री, एफ जी ई मुझे खोजना है। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, बता दो जल्दी से, एफ जी ई बराबर कितना होगा, 180 में से 26 जाएगा तो बचेगा 54 डिग्री, चेक कर लो जल्दी से, क्या ये यही है, तो ये रहे हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, ठीक है, जल्दी से कह दो। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस पर और जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है, कई दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, कई दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पी क्यू आर एस टी, ये क्वेश्चन में मुझे डायग्राम कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, ये क्वेश्चन में मुझे डायग्राम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लूं क्या, इसको मैंने रफ करते करते कर लिया और उतरी, फिर आ गया, बड़ा बेशरम है ये तो, बड़ा ही बेशरम है ये तो। चलिए मैं बना लूं क्या फिर से, अगर आप लोग मुझे इजाजत दे दें तो मैं फिर से भी बना सकता हूं। आशिकी में तेरी, ये ले, अब क्या करेगा तू मेरा, चा मेरी। चलिए, ये कुछ ऐसा था, पहले मैं काफी मोटा था, ऐसे ऐड आते ना, ठीक है, ये लीजिए फिर से मैंने बना दिया, ये कुछ ऐसा था, P Q R S T, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एंगल पी क्यू आर बराबर कितना है, 110 डिग्री, एंगल आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने थीटा बोल दिया, थीटा, है ना, जिस तरीके से अलजेब्रा में कुछ अननोन वैल्यूज को एक्स मानते हैं, उसी तरीके से ज्योमेट्री में हम लोग एंगल को थीटा मानते हैं। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है, नहीं तो बच्चे कहने लगे सर ये थीटा वीटा कहाँ से ले आते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमें कहानी थोड़ी सी ठीक ठीक तरीके से समझ में आने लगेगी। यहाँ से कहानी थोड़ी सी ठीक ठीक तरीके से समझ में आने लगेगी, है ना। ये मैंने एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जैसा ही समझ लें आप लोग, और चाहें तो कुछ नाम भी दे दें इनको, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, पी क्यू आर एस टी, यू नाम दे दें, यू, ठीक है, यू, और चाहो तो इसको भी दे दो V, और ये W, W, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत और दे दें तो मैं अपना काम आसान कर लेता हूं। ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, अगर आप मुझे इतनी इजाजत दे दें तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए जरा, ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है? हैं जी भैया, हैं जी। एंगल 1 प्लस 130 डिग्री, ये है बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं?
को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 50 डिग्री। यानी कि एंगल 1 जो है बच्चों, अब मेरे पास ये कितना आ गया 50 डिग्री का। तो जरा आप लोग अगर ध्यान से देखें तो एंगल 2 जो है वो 1 के ही तो बराबर है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ध्यान से देखो ना, ये दोनों एंगल्स क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 जो है बच्चों ये हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। एंगल 2 भी जो है वो कितना हो गया 50 डिग्री का। बट 110 प्लस 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 110 यानी कि 110 डिग्री एंगल PQR। चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगल PQR बराबर कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है बच्चों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस 110 डिग्री बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर 180 माइनस 110 कितना हुआ 70 डिग्री। तो एंगल 3 भी कितना आ गया 70 डिग्री। तो अब मेरे पास काफी सारी चीजें हैं करने के लिए। इन ट्राइंगल PQR है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल QRS बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 जो है बच्चों वो 50 डिग्री का है, एंगल 3 जो है वो 70 डिग्री का है, ठीक है। और हमें QRS कैलकुलेट करना है। एंगल QRS बराबर 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 हो गया 120 प्लस एंगल QRS बराबर 180 डिग्री। तो एंगल QRS बराबर हो गया बच्चों 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल QRS बराबर 60 डिग्री, ठीक है। एंगल QRS बराबर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमें बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। क्या क्या दिया गया है पहले उस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है पहले उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना, और एंगल APQ बराबर कितना है 50 डिग्री, और एंगल PRD बराबर है 127 डिग्री, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एंगल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि 50 प्लस y बराबर कितना है 127 डिग्री, है ना। 50 प्लस y बराबर कितना है 127 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स है। क्या है ये लीनियर पेयर। ओ क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा। लीनियर पेयर नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये,
ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है? तो भैया साफ बोल रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? अरे क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं अब यहाँ से y की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकता हूँ -50 डिग्री। तो y बराबर 7 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 77 डिग्री। तो y की वैल्यू तो मेरे पास बड़ी आसानी से आ गई है। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब x की वैल्यू क्या होगी? चेक कर लें, चेक कर लें क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या 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 x जो है वो 50 डिग्री होगा यार, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही है, x बराबर कितना है? 50 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये इसके बराबर है। तो आसानी से इसके आंसर तो मुझे मिल। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसमें हमें क्या दिया गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से कीजिएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror and PQ at B. एक जो मिरर है रे है AB स्ट्राइक कर रही है PQ मिरर पर और वापस रिफ्लेक्ट हो रही है BC के फॉर्म में। The reflect ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि AB is parallel to CD। तो चलिए करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे थोड़े से कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला कुछ इस तरीके से, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर इस पर डाला, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा कि सब तो है BCD, इसको BD नाम दे देते हैं, और ये CF, है ना। मैंने क्या किया, जिसके कारण ये दोनों एंगल्स, है ना, ये दोनों एंगल्स, एंगल A बराबर हुआ एंगल B के, और ये वाला एंगल X बराबर हुआ एंगल ऑफ Y के, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बच्चों, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ BD perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS, ठीक है, CF is perpendicular to RS, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा किसके? एंगल B के। सिमिलरली एंगल X जो है ये बराबर होगा एंगल Y के, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू ऐसा लिख लेना चाहिए, इज इक्वल्स टू is equals to angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है कि एंगल A बराबर है एंगल B के और एंगल X बराबर है एंगल Y के, तो क्या
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बट BD इज पैरेलल टू CF। पर हमारे पास BD जो है वो पैरेलल है CF के, जिसके कारण अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एंगल B बराबर है किसके, एंगल X के। अगर एंगल B बराबर है एंगल X के, तो अब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एंगल B बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल X के। और ट्वाइस ऑफ एंगल B क्या है बच्चों, अगर मैं एंगल B का डबल कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल X का डबल करूं तो BCD के, एंगल BCD के, BCD के। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate interior angles, these are alternate interior angles। ये क्या है, alternate interior angles है। और जब alternate interior angles आपस में बराबर है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि AB इज पैरेलल टू CD। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, चेक कर लो। तो हमने बहुत कम समय में ये कर डाला, पूरा चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो इनको बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एक मुफ्त सेवा है और इसका जितना फायदा बच्चे उठा सकें उतना अच्छा है। पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।